वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना स्वीट और छोटा बजट पेश कर चुके हैं आज। और जैसा कि हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत थोड़ी घोषणाएं की गई, थोड़ी नहीं की गई। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए है ब्रांड गुरु हरीश बिजोर जी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर आपका पहला रिएक्शन। ये मेरा रिएक्शन ये है कि जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल हुआ है। जी। इसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको पता था कि कोई भी स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट है। हम्म। और मेरे को तो ये लग रहा है कि ये एक कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंट बजट है। माने अगर प्री इलेक्शन बजट में कोई सॉप्स नहीं दिया जी। गया है, तो प्री इलेक्शन में सबसे ज्यादा सॉप्स दी जाती हैं। अगर इस गवर्नमेंट ने सॉप्स नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। सो ये एक अच्छी बात है देश के लिए। हम्म। तो इसलिए मैं ये बजट को एक कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंट वोट ऑन अकाउंट बताऊंगा। हम्म। सर, बजट में हमें ये टारगेट भी दिया गया है, डेवलप नेशन, विकसित भारत 2047। तो उसमें हम कैसे और किस तरीके से हम उस टारगेट को अचीव करेंगे? और मतलब सर, आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या प्लानिंग है? या मतलब ये वोट ऑन अकाउंट और फिर जब चुनाव होंगे तो जब हम मान के चलते हैं, हम मान रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना अगला बजट भी पेश करेंगे और 3 महीने बाद, तो उसमें और सरकार को क्या करने की जरूरत होगी? वेल, देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने बताया है हमें कि जीडीपी का मतलब क्या है। उनके हिसाब से जीडीपी गवर्नेंस है, जी गवर्नेंस है, डी डेवलपमेंट है, और पी परफॉर्मेंस है। तो इसको हम देखें तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि गवर्नेंस पे फोकस की जाएगी। तो हम्म। मेरी इच्छा ये होगी कि नेक्स्ट बजट जब गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, उसमें ये तीनों आइटम्स का महत्व रहे। गवर्नेंस माने मैंने ये बताया था परसों भी, जब मैंने इसके बारे में बात किया था बजट के बारे में, कि देखिए हमारी टैक्स मॉपिंग एडिक्वेट नहीं है। ओनली अबाउट 8.2 8.3% पॉपुलेशन की टैक्स मॉपिंग हो रही है। ये गलत बात है, क्योंकि अगर भारत का ट्रू ब्लू डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में आ जाना चाहिए, और हम्म। ज्यादा लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा देश को बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति को बढ़ाने के लिए। तो ये डेवलपमेंट होता है। और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो जो गवर्नमेंट है वो डिलीवर करेगा। लेकिन मेरे को अच्छी बात ये लगती है कि जो कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई की गई, लेकिन सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई नहीं हुए। प्रॉब्लम तो गरीब का फोकस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन हुआ है, बजट स्टेटमेंट में रखा गया है। हम्म। युवा की मसले जो हैं, जॉब्स, जॉबलेसनेस, और ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो रखा गया है। महिलाओं का जिसके बारे में भी बात की थी मैंने एक्सपेक्टेशन स्टेटमेंट में, उसका भी बात किया गया है। और अन्नदाता, जो कोई भी अन्नदाता की बात करते हैं, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी। तो गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता कल्याण, इसकी इसके बारे में बात किया गया है। लेकिन कैसे, कितने एलोकेशन लगा के, वो नहीं हुआ है। तो वो सब शायद एक परमानेंट बजट में आएगा, ये मेरी ख्वाहिश है। सर, मैं एक सवाल आपसे बात करना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस। आपने कहा कि जैसे सरकार कॉन्फिडेंट है इस बार, तो इस कॉन्फिडेंट बजट को लेकर और मतलब सरकार को आगे और क्या मतलब करना होगा? मतलब मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि कॉन्फिडेंट, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये कॉन्फिडेंट सरकार का कॉन्फिडेंट बजट है, वोट ऑन अकाउंट है? हाँ, देखिए, ये कॉन्फिडेंस को अभी हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और मेरी समझ में ये आ रही है, बजट स्टेटमेंट को देखूं थी, कि मोदी जी की लक्ष्य ठीक तरह से डिफाइन किया गया है। भारत कहाँ जाना चाहता है, एक विकसित देश बनना चाहता है, बहुत बड़ी देश बनना चाहता है, टॉप 3 में बनना चाहता है, रहना चाहता है। ये सब आ गए हैं। अभी कैसे? अभी जो फोकस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दे के आ रहे हैं इतने सालों से,
उसको डीपन करना पड़ेगा। तो अभी तो डीपन किया गया है, अबाउट अबाउट 11.1% एक्स्ट्रा एलोकेशन दिया गया है। कैपेक्स आउटले पे 11.11 लाख करोड़ दिया गया है। तो जी। ये काफी नहीं है। बहुत भारत तो बहुत चाहता है, और जी। जितना ये दिल चाहता है उतना उतना इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो इसके पीछे हम भागेंगे। रेलवेज की रिफॉर्म जो बताई गई है और रेलवेज की कॉरिडोर जो बनाए गए हैं, वो मेरे को अच्छा लग रहा है। बताया गया है कि देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होंगे, माने एनर्जी के लिए, मिनरल्स के लिए, सीमेंट के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होंगे। इसके हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि भारत के रेल जो हम बुलाते हैं आजकल, उसको दो हिस्से में बंटा जाएगा हम्म। शायद। हाँ, ये मेरी कल्पना है। एक होगा भारत के रेल और दूसरी होगी भारत के फ्रेट। और हम्म। भारतीय फ्रेट की महत्व बहुत होगा, क्योंकि ये रेलवे सिस्टम एक हमारे जितना बड़ा देश के लिए बहुत महत्व रखता है। तो ये सब अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। एंड आगे देखेंगे कैसा चलता है। सर, मैं एक सवाल टूरिज्म सेक्टर को पूछना के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे कि हम आपसे जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो हम ब्रांड भारत और ब्रांड मोदी की भी बात कर रहे थे। तो उसमें इस बार बजट में उन्होंने स्पिरिचुअल जो डेस्टिनेशन है उस पर भी बात की है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने की बात की है, चाहे स्टेट्स को एक तरह से कम इंटरेस्ट पे मतलब लोन देने की बात की गई है। इवन लक्षद्वीप को भी लेकर कहा गया है कि हम उसके लिए प्रोजेक्ट लाएंगे। तो इससे एक तरह से ब्रांड भारत और मैं अगर ब्रांड मोदी की भी बात करूं तो कितना फायदा होगा देश में भी और देश के बाहर। अ, देखिए, देश के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ की सेक्टर्स जो हम बुलाते हैं, वो ठीक तरह से किया गया है, साइंटिफिक तरह से किया गया है। हम्म। मोदी जी ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ी सेक्टर होगी। जी। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टूरिज्म दो तीन तरह के होते हैं। हम्म। एक तो है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, जो बाहर से आते हैं, आउटबाउंड टू इनबाउंड आते हैं, उनकी पैसा होता है। ये डॉलर्स होते हैं, येन होते हैं, रूबल्स होते जी। हैं। और दूसरी ऐसी होती है जो भारतीय नागरिक का हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो रुपया में खर्चता है, तो वो प्रीमियम टूरिज्म बुलाएंगे। और जी। तीसरी ऐसी टूरिज्म है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड टूरिज्म और मिडिल ऑफ द पिरामिड टूरिज्म होता है, जहां पर हमारे देश के कॉमन मैन, आम आदमी जाके अपना पैसा खर्चते हैं। जी। जब वो खर्चते हैं, उनको ये लगता है कि बहुत खर्च रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं एक महीने का हम मेरा आमदनी खर्च गया। लेकिन वो एक महीने का आमदनी कम लगता है। लेकिन तीनों टाइप्स ऑफ टूरिज्म के लिए हमारे लिए स्पेसेस होने चाहिए। हमने कार्व आउट करना है देश को, कि देखो भाई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो बाहर से आते हैं और फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, उनके लिए एक तरह की टूरिज्म होनी चाहिए, हम्म। सेगमेंटेशन। हम्म। हमारे देश के जो रिच हैं उनके लिए एक तरह की टूरिज्म, सेगमेंटेशन 2। और सेगमेंटेशन 3 हमारे भारतीय की नागरिक जो पर्यटन करना चाहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम्म। वहां पर स्पिरिचुअल टूरिज्म, वहां पर कल्चरल टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, बहुत अनेक तरह के टूरिज्म ले आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम सबकी इच्छा है, यदि हम रिच हैं, मिडिल क्लास हैं या पुअर हैं, हमारी ये इच्छा है कि एक लाइफ है, जाके जिए। और इस लाइफ में हम जाके अलग अलग जगहों को देखें, और उनसे जो हमें खुशी मिलता है, वो खुशी बहुत महत्व रखता है हमारे लिए। तो टूरिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने लक्षद्वीप का नाम भी देखा है उधर। लेकिन सब लोग लक्षद्वीप गए तो बस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर केपेबल नहीं है लक्षद्वीप के टूरिज्म को इस्तेमालने के लिए। लक्षद्वीप को हमने ऐसा बनाना है कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, रूबल टूरिज्म, डॉलर टूरिज्म, और फॉरेन करेंसी टूरिज्म के लिए। तो ऐसे मेरे मन में 8 9 जगह हैं भारत में, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज टूरिज्म का किया जा सकता है, हम्म। इनफ्लो। हम्म। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भारतीयों के लिए और 21 जगह है। और हम्म। पूरे देशवासियों के लिए हमारे पास तो 890 जगह है, जहां पर टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सकता है।
जी। तो मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे, जो भारत का नारा है डेवलप नेशन बाय 2047, तो इससे जो विदेशों में बैठे भारतीय, अगर मैं उनकी भी बात करूं, और जो विदेशी सरकारें हैं, विदेशी लोग हैं, वो इस सपने को कहाँ देखते हैं, मतलब, और इसकी ब्रांडिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रांडिंग से ज्यादा कहें कि काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 47 की बात छेड़ी गई है। सो हम्म। जब हम 2047 में भारत एक विल बी 100 year old इंडिपेंडेंट नेशन, राइट। तो जब हमारे 100 years हो जाएगा, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। लेकिन सेलिब्रेशन के बिल्डअप में हमने क्या करना है? हमने सिर्फ जो भारत के लोग भारत में रहते हैं उनको हमारे साथ ना ले जाएं। पूरे डायस्पोरा जो बुलाते हैं, जहां कहीं भी भारतीय रहते हैं, 89 डिफरेंट कंट्रीज में हमारे भारत के लोग हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो कोई भी बाहर है, उनका इंटरेस्ट भी इसमें हमें लाना है। तो इस हिसाब से हम उसको हार्वेस्ट करें तो क्या होता है, भारत आगे बढ़ेगा। भारत बहुत आगे बढ़ेगा। बाय 2047 हम बहुत अच्छे विकसित देश बनेंगे। लेकिन विद की स्टेक होल्डर्स जो हैं, भारतीय नागरिक जो भारत में रहता है और भारतीय नागरिक जो बाहर देश रहता है, उनके पैसे, हमारे पैसे, उनका प्यार, हमारा प्यार, इस इन सब को जोड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट कैंपेन जो मैं रेकमेंड करूंगा मोदी जी को, ये वो कैंपेन ये होगा कि हम भारतीय हैं, मेरा दिल भारत से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक कैंपेन बनाए, एक बहुत बड़ा एक क्लब बनाए, जहां पर हर एक भारतीय नागरिक भारत की प्रोग्रेस की बात करेगा। और गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस करेगी? गवर्नमेंट तो जीडीपी प्रॉमिस करेगी, हम्म। गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। हम्म। और अगर बाहर से जो देख रहा है भारत को, ये कहे कि जो कुछ भी पैसा मेरा जा रहा है भारत के डेवलपमेंट के लिए, वो हम्म। सचमुच खर्चा जा रहा है इन पॉजिटिव स्पिरिट, जिसमें जीरो करप्शन है, एक भी पैसा करप्शन में नहीं जा रहा है, तो लोग जरूर देंगे, खुल के देंगे, दिल खोल के देंगे, वॉलेट खोल के देंगे, बैंक लॉकर खोल के देंगे। जी। सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जो आपने कहा कि, और आपने बहुत सही बात कही कि 100 साल बाद भारत विकसित देशों की गिनती में खड़ा हो। ये एक प्राउड मोमेंट ना सिर्फ भारतीयों के लिए होगा, बाहर जो बैठे हुए भारतीय हैं और इवन विदेशी, जो एक तरह से कहें कि भारत की इमेज को बेहतर सुधारने का काम करेंगे, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने इस टारगेट को जल्दी से जल्दी, 2047 का जो टारगेट है, उस समय में इसको अचीव करे। हमसे बात करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू।